के लिए सबसे पहले दिखाएंगे एनसीसी का चार्ट और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट हमारे दर्शकों की तरफ से आपके लिए प्रस्तुत है। डायरेक्टर साहब दिखाइए एनसीसी। ऑलमोस्ट 18-19% आपको एनसीसी बढ़ता हुआ दिखेगा और ये प्रकाश दीवान साहब की एक शानदार कॉल थी जो बहुत जबरदस्त तरीके से स्क्रीन पर चहक रही है। दीवान साहब दोबारा एनालाइज कीजिए एनसीसी को और बताइए क्या करना चाहिए। आज और सिर्फ आज 20% की तेजी, लेकिन जब से आपने बताया है प्राइस 66 रुपए पे कॉल आई थी, वहां से 50% की तेजी आ चुकी है। अब क्या करना है? नमस्कार शैल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज का एक्नॉलेज करने का। बट देखिए, इसमें मेरा तो कोई वो है नहीं, श्रेय मिलना चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर को, क्योंकि उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर मोहतरम उन्होंने जो जिस हिसाब से बजट में क्लैरिटी दी इन पर्टिकुलर कंपनीज के लिए, और एनसीसी उनमें से एक वो है, उम्दा प्ले है, ये बात स्वाभाविक है। और मैंने जो समझाया था 3 फैक्टर जो अभी भी उनके लिए काम कर रहे हैं। पहली चीज कि उन्होंने पिछले कुछ सालों में अपनी बैलेंस शीट को बहुत सुधारा संवारा, जो भी एक्स्ट्रा डेट था, जो प्रोडक्टिविटी जिससे कम हो रही थी, रिटर्न रेशियोज जिसको हम कहते हैं कम हो रहे थे, वो सब घटाए। इन्होंने जो अपनी डाइवर्सिफिकेशन की, तेलंगाना आंध्र के स्टेट में ज्यादा होने की वजह से वहां से शुरुआत हुई है धंधे की, तो नेचुरली थोड़ा झुकाव रहता है, तो थोड़ा अलग अलग जगह पे उन्होंने कामकाज किए। और कॉम्प्लेक्स जो प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें इन्होंने अपनी क्षमता जो बढ़ाई और दिखाई, जिस टाइप का इनको क्रेडिट मिलता है, वो उससे ये साफ जाहिर है कि ईपीसी में भी वैल्यू एडेड प्रोजेक्ट्स में अगर कोई पार्टिसिपेट करे तो बहुत रहता है। और ये सिर्फ एक कंपनी नहीं, आप एनसीसी के अलावा अगर देखें तो केएनआर कंस्ट्रक्शंस या पीएनसी इंफ्राटेक जो रोड कंस्ट्रक्शन और सिविक कम्युनिटीज कंस्ट्रक्शन में इतनी है, ये सारी चीजों में आपको बहुत बढ़िया एक वो झुकाव दिखेगा और धीरे धीरे ये पोर्टफोलियो पिक्स बनती जाएंगी। तो ये एनसीसी में तो एक वो जिसको कहते हैं थोड़ी वैल्यू थी, इसलिए आपको बढ़त बहुत जल्द मिल गई, बट आगे चल के ये ऑर्गेनिकली ग्रो होंगे। तो मेरे हिसाब से 15 से 18% की ग्रोथ रेट इसमें इन सारी कंपनीज में इस सेक्टर की आएगी और उसका इनको फायदा मिलेगा। अब करना ये है कि अगर आपने 66 पे मान लीजिए लिया है, मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए, क्योंकि इट हैज रन क्वाइट शार्पली। तो ये 50% अपसाइड जो आपको दिख रही है, ये थोड़ी सी तो घर ले जानी चाहिए और इसको आप फिर अपने पोर्टफोलियो में अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो रख सकते हैं। देखिए, ये हर पहलू, और मैं मौका इस चीज के लिए ले रहा हूं समझाने का कि जो स्टॉक चल जाते हैं उसमें दिक्कत लोगों को जब आती है प्रॉफिट बुक करने की जो दुविधा है, तो हमने एमएसटीसी में भी यही देखा, 155-60 पे डिस्कस हुआ था, कई बार डिस्कस हुआ। आशीष ने भी इस पे कई बार अपनी मोहर लगाई इसको शामिल करके अपने चयन में। पर अब जो मूव इसमें एमएसटीसी में आया है वो लोगों की एंटिसिपेशन की वजह से आ रहा है, और जो इसके बाकी के बिजनेस है, तो हमने देखा था उससे करीब 1250-1300 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी थी, आज वो 2000 के ऊपर निकल चुकी है। सो इस टाइप के जो चेंजेस आते हैं तो आपको ये देखना है कि अब बिजनेस क्या मतलब कि जो कारोबार है वो कितना ग्रो हो सकता है, कितनी जस्टिफिकेशन वैल्यूएशन में आती है। तो उस लिहाज से अगर देखें तो आई थिंक देयर इज इनफ रूम फॉर ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर प्लेस। ऑफ कोर्स एल&टी तो है ही है, जो हमने कई बार डिस्कस भी किया है, बट एनसीसी में थोड़ा प्रॉफिट बुक करके बाकी की क्वांटिटी आप जो है पार्टली वो उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ सकते हैं। स्टॉक पकड़ेंगे और कोई और स्टॉक जिसको आप परचेज करना चाहें इस वक्त? हमारे मार्केट की एक जो वीकनेस है वो ये है कि हम लोग जब ब्रोकरेज हाउसेस की मोहर लगती है उसके बाद कन्विक्शन डेवलप करते हैं। अब एमएनएम के जब नंबर आंकड़े आए जब फ्राइडे को, तो आपको याद होगा ये कुछ सैंगयोंग का एक वन ऑफ लॉस की वजह से थोड़ा सा उस पर दबाव रहा, लोगों को कन्विक्शन नहीं आया कि ये ठीक ठाक है, जबकि हर महीने में एबिटा लेवल पे, मार्जिन्स पे आप देखिए इतनी बढ़िया ग्रोथ हासिल करी कंपनी ने। तो और आप ये कंपनी बनाती क्या है, ये समझिए ट्रैक्टर बनाती है, पैसेंजर कार्स बनाती है, और पैसेंजर कार भी ऐसी वाली बनाती है जो आज एसयूवी और कॉम्पैक्ट एसयूवी और इस टाइप के मार्केट सेगमेंट जो ग्रो हो रहे हैं इतने फास्ट उसमें है। तो वहां पे सब देखते हुए मुझे नहीं लगता कोई इसमें चिंता की बात पहले भी थी। अब क्या हुआ ये कि सैंगयोंग का जो मामला, जो मसला अभी तक हल नहीं हुआ है, वो जिस दिन हल होगा उस दिन आपको इसमें एक सेकंड दौर मिलेगा, दूसरा दौर मिलेगा री रेटिंग का।
तो तब ये एक मूव और आपको दे सकता है, बट अदरवाइज लॉन्ग टर्म बेसिस पे इसको होल्ड किया जाए। अभी इस लेवल पे ऑटो में कहीं भी एक्सेप्ट फॉर मुझे लगता है टू व्हीलर्स जहां पे थोड़ा सा प्ले कैचअप प्ले आ रहा है बाकी है, वहां पे आप ले सकते हैं, चाहे हीरो मोटोकॉर्प ले, टीवीएस ले, डिपेंडिंग ऑन आपके क्या रिस्क रिवॉर्ड की पेशेंस लेवल की वो है, क्योंकि टीवीएस महंगा है बट हो सकता है उस शॉर्ट टर्म में आपको मूव दे, जबकि हीरो थोड़ा सा उससे रीजनेबली वैल्यूड है लेकिन लंबे समय के लिए वेट कराए। सो आई वुड बिलीव ऑटो ओईएम्स की जगह आप एंसिलरी पे आप फोकस कीजिए, और एंसिलरी में कहता आया हूं, आप देखिए भारत फोर्ज, मदरसन सुमी जो ग्लोबल प्लेस हैं उसमें बहुत बढ़िया आपको वो दिखा है एक प्ले, और वही चीज आपको आगे चल के दिखती रहेगी। तो एंसिलरी की बास्केट बनाए और उसमें फोकस करेंगे तो ज्यादा पैसे कमाने की आपको जो है वो अपॉर्चुनिटी दिखेगी। प्राइस एक्शन यहाँ पर अक्सर हमें देखने को मिलता है, और फिलहाल आपके सामने जो GMDC चल रहा है ये बिल्कुल डेट फ्री कंपनी है। सिर्फ 1900 करोड़ का यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन है और डिविडेंड यील्ड है लगभग 3.3%। दीवान साहब, जिस हिसाब से आप तेजी देख रहे हैं सारे के सारे PSU बास्केट में, यहाँ पर अगर आप कोई राय पोजिशनली व्यक्त करना चाहते हो GMDC के बारे में? एब्सोल्युटली शैल जी, ये बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं ना अंडर डिस्कवर्ड स्टॉक है, क्योंकि दो रीजन है। एक तो माइनिंग एरिया में है और साइज कंपनी का 2000 करोड़ मार्केट कैप से नीचे होने की वजह से इसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता नहीं है जब तक कि लोग वैल्यू ढूंढना शुरू नहीं करें। और ये मेरे को याद हो, अगर सही तो 10 के ट्रेलिंग पी पे आपको अभी भी मिल रहा है, ठीक है इसकी, क्योंकि जो कमाई है वही करीब ईपीएस अगर आप इसका ग्रोथ देखें, और इसने शांति से अपना कामकाज करना जारी रखा, और इसमें एक जो अपस्विंग आने का जो बहुत बड़ा कारण हो सकता है वो ये है कि इनकी जो माइनिंग राइट्स है, जो बॉक्साइट और लिग्नाइट और ये सब की, इसमें होता क्या है कि जब मेटल स्पेस एल्यूमिनियम के कारोबार में जब बढ़त होती है तब भी इनको फायदा होता है। पावर में लिग्नाइट इज यूज फॉर अ लॉट ऑफ पावर प्लांट्स, और इनका जो कैचमेंट एरिया है वहां पे अब आपको ग्रोथ देखना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब हमारी सरकार ने जिस टाइप का जो पहल की है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, उसमें काफी सारे यूनिट्स जो थोड़े से नरम चल रहे थे, जिनका कारोबार नरम था पिछले 2-3 साल में, वहां बहुत बढ़िया जान आ जाएगी। जैसे मोरबी के टाइल्स की फैक्ट्रीज हो गई, या कहीं सिरेमिक और इसकी हो गई, कहीं पाइप्स की जो फैक्ट्रीज है, वो सब पावर डिपेंड करती है, तो इनके वहां पे इनका लिग्नाइट का जो है उपयोग वहां भी बहुत होता है। और माइनिंग एक्टिविटी आप देख रहे हैं, जिनकी माइंस हैं, जिनके पास माइंस हैं, वहां ही पावर कंपनीज भी, मेटल कंपनीज भी अच्छा कर रही हैं, चाहे वो JSPL हो, चाहे वो हिंदुस्तान जिंक हो। तो ये चीज को देखते हुए, बट ये थोड़ा लॉन्ग टर्म वाला है, इसको अगर आप रखना चाहें शॉर्ट टर्म में भी तो एटलीस्ट आपको इसको 1 क्वार्टर तो रखना पड़ेगा, तब जाके इसमें वैल्यू अनलॉकिंग आपको दिख सकती है। पर हो सकता है ये 77 रुपए तक का आपको लक्ष्य काफी जल्द दिलवा दे। नंबर्स के साथ कहां प्लेस करेंगे? गोदरेज कंज्यूमर की जो चाल है वो थोड़ी सी हमारी डोमेस्टिक FMCG कंपनीज से काफी अलग रहती है, और उसका कारण है कि इनका कारोबार काफी ओवरसीज बिजनेस मार्केट से आता है, तो वहां पे जब नॉर्मलाइजेशन और ग्रोथ आपको देखेंगे तो उस हिसाब से ये थोड़ा कैसे स्टैंड अलोन बिजनेस इसका जो है, और अगर उसमें वॉल्यूम ग्रोथ 7% की अगर आई है तो आई डोंट थिंक मार्केट बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहेगा। लेकिन इसको लेने वाले जो लोग हैं, इसके चाहक जो है इस कंपनी के स्टॉक के, वो थोड़ा सा इसको नीचे के लेवल्स पे लेने की अपेक्षा ज्यादा रखेंगे। और अगर आपको गोदरेज प्रॉपर्टीज के आपने देखे नंबर में लोगों को लगा मायूसी है, लेकिन दूसरे दिन करेक्ट मतलब ऊपर चलना शुरू हुआ, गोदरेज कंज्यूमर में भी ये है। और अगर ये सब चीज पसंद अगर आपको आ रही है तो आप गोदरेज इंडस्ट्री ले लीजिए, क्योंकि फाइनली उसको एक बहुत बढ़िया रेवेन्यू स्ट्रीम मिलती है इन सारी बिजनेसेस की। तो मुझे संभव लगता है कि थोड़ा सा उसको राइड करना उससे बेहतर रहेगा। एक डिफेंसिव प्ले सा आपके पास आ जाएगा, बैलेंस प्ले आ जाएगा। तो डायरेक्ट गोदरेज कंज्यूमर को मैं नहीं समझता इमीडिएटली कोई लेने की हुआ है, क्योंकि बहुत शार्प मूव देगा नहीं है। बट अगर आज के नंबर्स में जो वीकनेस दिख रही है और कुछ लेने लायक बनता है तो उसे ब्रिटानिया मेरे हिसाब से FMCG में शॉर्ट टर्म कॉल लूंगा। दीवान साहब की है, शायद ही किसी और की हो। प्रकाश जी, स्वागत है आपका। बताइए ये MSCI रीबैलेंसिंग को आप कैसे देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग शैल जी। देखिए MSCI की ये रीबैलेंसिंग अपेक्षित लाइनों पे ही है। कोई मतलब तारीख हमको पता थी, कौन से स्टॉक्स में इस टाइप का मूव, इस टाइप के वेटेजेस चेंज होंगे, इसका भी एक रफ अनुमान था। इनफैक्ट कल आपने देखा होगा इंडस टावर
एक मेरी एक चहेती कंपनी रही है। इनफैक्ट नीरज जी के साथ हमने नए साल का जब शुरुआत की थी तो प्रोग्राम डिसाइड किया था कि कोई साल भर के लिए कोई चीज लेनी हो तो मैंने उसको तब उसका चयन किया था इंडस टावर का, क्योंकि फंडामेंटली और सेंटिमेंटली अब दोनों कारण से आपको दिख रहा है कि ये सारे कंपनीज में वेटेजेस भी बढ़ रही हैं और कोई अब बेचने तैयार नहीं है। सो भारतीय में होगा क्या कि 26 फरवरी के आते आते ये आपको वेटेज बढ़ाने की चेष्टा करेंगे जो ईटीएफ्स हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पिछली बार जब एमएससीआई की जब रीबैलेंसिंग हुई थी और जब घटाया था स्टेक, तब आपके उससे कुछ समय पहले प्रमोटर ने 600 रुपए के आसपास भाव में माल बेचा था, तो सप्लाई थी, वो उसकी वजह से आपको डाउनवर्ड प्रेशर आ। इस बार उल्टा है, इस बार सप्लाई कम है। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो बेचेगा कि नए इंस्टीट्यूशन ले सके? तो भारतीय पे तो एक बहुत बढ़िया चाल आएगी। हो सकता है आज की आज ना है, बट ये आपको अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर दिखेगी और फंडामेंटल्स इतने सपोर्टिव हैं। तो इससे दोनों सबसे ज्यादा इंपैक्ट इसमें होगा। इंडस पे तो कल 6-7-8% का एक इंपैक्ट हमने देखा, कुछ ब्लॉक डील्स भी हो गई जो नेगोशिएटेड हो सकती हो। बट जो सरप्राइज इसमें आया है थोड़ा सा वो लोम्बार्ड पे आया है। लोम्बार्ड में मुझे लगता है उम्मीद नहीं थी और वहां पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा बाइंग आएगी। बट ये सारे इंश्योरेंस प्लेस थोड़े से महंगे होने की वजह से, चाहे वो एचडीएफसी लाइफ हो या लोम्बार्ड है या एसबीआई लाइफ है, यहां पे कहीं ना कहीं आगे चल के प्रॉफिट बुकिंग भी अच्छी खासी आएगी, जैसे आपको जो बजाज फाइनेंस है इस टाइप की चीजों में दिख रही है कई बार। तो उससे थोड़ा सा वो रहे, सावधान रहे। नॉट दैट कंपनीज में कोई खराबी है, मैं ये नहीं कहने की कोशिश कर रहा, बट मैं कह रहा हूं कि जो भाव है वो आपको ये दर्शा रहा है कि वल्नरेबिलिटी, मतलब हमारी जो जिस शिखर पे हम लोग बैठे हैं वैल्यूएशंस के, वहां से गिरावट अगर आती है तो अच्छी खासी इन सभी चीजों में आ सकती है, जबकि लॉन्ग टर्म के लिए बहुत सुंदर और अच्छे शेयर आपके पोर्टफोलियो के रहेंगे। सो आई थिंक माय समरी इज एमएससीआई को देखते हुए, रीबैलेंसिंग को देखते हुए जो यातिन ने समझाया, लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप इंडस टावर ले और इमीडिएट बेसिस पे अगर कुछ लेना है, फायदा उठाना है तो भारतीय ले। ही मौका है, ट्रेडर्स हैट पहनिए और बताइए आज के लिए कोई बेहतरीन टॉपिक। ट्रेडिंग के लिहाज से तो ऐसे मैं नहीं ढूंढ पाता हूं, बट एक चीज मुझे जो फंडामेंटली समझ आ रही है, जो आज आप भी चर्चा काफी कर रहे थे एमजीएल के नंबर्स के बाद, और हमने कई बार आईजीएल, पेट्रोनेट, इन सब की भी बात करी हुई है, तो जो गैस क्षेत्र में रुझान डेवलप हो रहा है शैलजी, और जो डिपेंडेंस हमारी गैस पे आएगी, और आपको ख्याल हो तो अभी आईजीएल ने ऐलान भी कर दिया कि दिल्ली में, आप दिल्ली से इतने वाकिफ हैं, आपको पता होगा इंडस्ट्रियल यूनिट सारी अब धीरे धीरे पाइप गैस पे चलेंगे। तो ये जो चीज हो रही है, एक बहुत बड़ा हमारे लिए एज ए कंट्री एक शिफ्ट है, जो बहुत क्वाइटली हो रहा है, हम देख नहीं पाते, लेकिन और मैंने कई बार इसलिए गैस स्टॉक्स के बारे में बहुत पॉजिटिवली बात करने की कोशिश करी कि इसमें आप लॉन्ग टर्म बेसिस पे दाव लगाइए। उस लिहाज से मुझे जो एक चीज समझ आ रही है कि इस सारे इसमें कैपिटल गुड्स का क्या यूसेज है, कैपिटल गुड्स का क्या प्ले है। और मैंने आपको याद हो तो कुछ समय पहले, महीने पहले एक बार बात हुई थी, किर्लोस्कर न्यूमेटिक करके कंपनी की बात की, छोटी सी कंपनी है, 1250 करोड़ मार्केट कैप है, बट जो पसंद आता है मुझे ये कि ये कंपनी जो कंप्रेसर्स बनाती है, ये न्यूमेटिक कंप्रेसर जो बनाती है, जो इसमें काम आते हैं गैस के मूवमेंट में, गैस को, क्योंकि आप गैस एक जगह लाते हैं, वहां पे वो स्टोर होती है, वहां से आपको इसको पंप करना पड़ता है, चाहे वो गैस स्टेशन पे हो, चाहे वो नोडल उस पे हो। सो आई थिंक का टेक है आईजीएल, आपने उनकी कॉज को समझा और एक टिप्पणी उन्होंने था कि ये आपकी आज की टॉप पिक होगी। डायरेक्टर साहब लेके आइए किर्लोस्कर न्यूमेटिक की चार्ट, 52 हफ्ते का हाई लो दिखाइए, और जुड़ते हैं प्रकाश दीवान साहब से। दीवान जी, राय आपकी किर्लोस्कर न्यूमेटिक पर। जी शैल जी, तो मैं जो बात कर रहा था इस संदर्भ में कि जो गैस सेक्टर में जो तेजी है, खास करके ऑपरेशनली जो सरकार पुश कर रही है गैस का उपयोग, उसमें कंप्रेसर्स की बहुत जरूरत पड़ेगी उसके गैस ट्रांसपोर्टेशन को लेके, चाहे वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए हो या इवन जो इंटरमीडिएट ट्रांसपोर्टेशन रहता है। तो आप कोई भी सीएनजी गैस स्टेशन पे जाइए, वहां पे जो आप जिससे गाड़ी में गैस भरी जाती है वो एक कंप्रेसर के जरिए होता है कामकाज। और इस कंपनी ने काफी समय से इसमें जो R&D करके अपनी प्रोडक्ट लाइन डेवलप की थी, ऑफकोर्स बाकी चीजों में भी है, ये लोग फार्मा को भी सप्लाई करते हैं, केमिकल्स को भी सप्लाई करते हैं, उसमें सॉरी पिछले 2 साल चाइनीज इंपोर्ट की वजह से बहुत मार पड़ा रहा था, वो अब बंद होने की वजह से इनकी जो कैपेसिटीज है वो यूज हो जाएंगी और आपको इसमें ग्रोथ आते हुए दिखेगा। डेट फ्री कंपनी है,
बहुत अच्छी प्रमोटर ग्रुप की कंपनी है, कोई उसमें भी संदेह आपको नहीं होगा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेके कभी इश्यूज नहीं आए। और मुझे लगता है कि ये स्पेस थोड़ी सी, जैसे मैंने कहा, सिर्फ एक ही इशू है कि थोड़ी इलिक्विड वो है, 1250 करोड़ की मार्केट कैप है, बट बाकी सब पैमाने पे खरा उतरता है स्टॉक। और मुझे लगता है इसको लॉन्ग टर्म बेसिस पे गैस, जैसे जैसे गैस का आपका उपयोग बढ़ता जाएगा देश में और नए नए प्लेयर्स इस पे सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, ऑटो गैस में, सब में आएंगे, तो ये आपको इसमें अच्छी खासी एक डिमांड लेड रिकवरी जो है वो दिखेगी। और स्टॉक इतना ज्यादा महंगा भी नहीं लग रहा क्योंकि ज्यादा परफॉर्म इसने किया भी नहीं है कुछ समय से। सो अब इसका टाइम जो है अच्छा वाला शुरू हो गया।